बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के 6 फरीकी मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज बरतानिया में बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोएन से मुलाकात की। दूसरी जानिब PTI की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के हक़ में रैली का आगाज़ कर दिया गया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की जानिब से आज एक मरतबा फिर कहा गया कि अगर 14 मई से पहले असम्बलियत तहलील नहीं की जाती तो वो सड़कों पर निकल आएंगे। क्या उस सूरत में आप समझते हैं कि वो हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे? देखिए जी, ये जो हफ्ता है 14 तारीख तक, एक तो इसमें मुसलसल इमरान खान साहब ने सड़कों पर आने का ऐलान किया। इसी हफ्ते जो है ये फैसला होगा कि एक तो शोर ऑर्डर आएगा जो कल होने वाली समात के बाद महफूज हो गया था। इम्कानात हैं, कहा जा रहा है कि वो पीर के रोज़ या मंगल के रोज़ आएगा। जाहिर है क्योंकि अब दिन कम रह गए और इस दौरान जो है वो शहबाज शरीफ साहब की भी वापसी होगी। यहाँ इस्लामाबाद में इस वक्त अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा और चाइना के वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं और उन्होंने मुज़ाकरात जारी हैं। उसकी स्टेटमेंट आएगी जब तो हम बात कर लेंगे उस पर कल। लेकिन ये मुलाकात अहम है। और एक बात जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत सी बातें की हैं पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से, अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात किस तरह दुरुस्त होने चाहिए और कैसे मंसूबे बनने चाहिए इस इलाके में तीनों ममालिक के, दीगर ममालिक के साथ मईशत कैसे बेहतर होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने एक जुमला ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीन उम्मीद करता है कि जो सियासी कुव्वतें हैं वो आपस में बातचीत करेंगी और सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में ख़त्म होगा। ये चाइना की तरफ से बात की गई। और इसी दौरान जो है वो मैंने आपसे कहा कि 14 मई को इलेक्शंस कैसे होगा, कि अदालत क्या करेगी, क्या तौहीन की तरफ जाएगी या हुकूमत ने आज फुल कोर्ट बनाने की अपील कर दी है दोबारा। अभी तेज़ एक्टिविटीज़ हो गई हैं और इमरान खान साहब ने आज भी रैली की क़यादत की। वो कह रहे हैं कि 14 तारीख तक में सड़कों पे आएंगे वो रोज़। 10 तारीख को तोशा खाना केस, बाकी मुकदमात की समात, JIT, एक काफ़ी मेरा ख्याल है अगले चंद रोज़ जो हैं ये हंगामा रही और हिजान और इसमें सियासी एक्टिविटीज़ भी और पार्लियामेंट के इजलास भी और अदालतें भी और ये सारा। शाह चार्ल्स सोएम ने आज तमाम दुनिया में लोगों ने देखा उनकी ताजपोशी की तकरीब, और उनकी ताजपोशी की जो तकरीब है वो 70 साल बाद हुई। और 70 साल जो है पहले उस वक्त नया नया TV आया था तो ब्लैक एंड वाइट TV पे उस वक्त भी ज़ाहिर है मिलियंस की तादाद में दुनिया भर में उनकी वालदा की जब ताजपोशी की रस्म हुई थी तो वो देखा था। बरतानिया की जो तारीख़ है उसमें सबसे ज़्यादा उम्र में ये बादशाह बने हैं शाह चार्ल्स। इनकी जो उम्र है ये 74 साल है, 74, यानी ये पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद, ये नवंबर 1948 में पैदा हुए थे। तो इनकी जो अहलियाँ हैं कैमिला, वो जो हैं वो उनकी 1947 की का साल है पैदाइश का, यानी वो इनसे 1 साल बड़ी हैं। सही। और क्वीन कॉन्सर्ट हैं, यानी क्वीन कॉन्सर्ट से मुराद ये है कि यानी उनकी शादी जो है वो बादशाह से हुई है। इनकी जो वालदा थी क्वीन एलिज़ाबेथ, जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ, वो मलका थी, प्रॉपर मलका। लेकिन ये क्वीन कॉन्सोर्ट उसी तरह से हैं जिस तरह किंग चार्ल्स की वालदा यानी जिनको क्वीन मदर कहा जाता है, वो जो हैं वो चूंकि उनकी शादी किंग जॉर्ज, तो इसलिए वो बादशाह से हुई थी, तो इसलिए वो जो है वो क्वीन कॉन्सर्ट थी। और जब किंग जॉर्ज की वफात हो गई 1952 में,
तो उसके बाद वो क्वीन कंसॉर्ट के टाइटल से वो क्वीन मदर बन गई और उन्होंने 102 साल की उम्र पाई। वो 1900 में पैदा हुई थी, 1900 में पैदा हुई थी, 2002 में उनका इंतकाल हुआ। तो वो क्वीन कंसर्ट उस अरसे तक रही जब तक कि उनके शौहर जिंदा थे, उसके बाद वो क्वीन मदर कहलाई। हमें पाकिस्तान को एक ख़ास ताल्लुक़ मलका बरतानिया से है हमारा, इसलिए कि 4 साल तक वो मलका बरतानिया यानी शाह चार्ल्स की जो वालदा वो हमारी भी मलका रही 1956 तक। 1952 में वो मलका बनी। 1947 के बाद जो शाह जॉर्ज थे वो 1956 तक अलामती बादशाह थे। पाकिस्तान और भारत के रहे 1950 तक, लेकिन पाकिस्तान के जो हैं वो अलामती बादशाह 1952 तक, और फिर 52 से 56 तक मलका पाकिस्तान की भी अलामती मलका थी। और 7 आज़ाद मुल्क थे जिनकी वो मलका थी, जिनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया 50 में रिपब्लिक बन गया था तो वो सिर्फ किंग जॉर्ज के अंडर रहा, और 50 लेकिन 52 में चूंकि मलका आई तो 52 से 56 तक मलका जो है वो, और फिर मलका जो है वो सिलोन, जनूबी अफ्रीका, सिलोन जिसको अब हम श्रीलंका कहते हैं, ठीक। तो ये इन ममालिक की 7 ममालिक की वो मलका, आज़ाद ममालिक की। सही। और फिर वो इन ममालिक पे मलका जो है ये खुद मुख्तार हो गए थे, आज़ाद हो गए थे ममालिक, लेकिन इनके रिपब्लिक बनने तक या इनका आइन बनने तक मलका यहाँ पर अपने वॉइस रहे, जिन्हें यानी वो गवर्नर जनरल के थ्रू, तो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल इलेक्टेड नहीं थे बल्कि गवर्नर जनरल मलका अपॉइंट करती थी, मलका या उससे पहले बादशाह। तो जितने गवर्नर जनरल्स हैं पाकिस्तान की तारीख में वो गवर्नर जनरल्स मलका ने अपॉइंट किए थे। और मलका लेकिन इस कदर दूर रहती थीं अंदरूनी सियासत से कि जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने बरतरफ कर दिया ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने मलका से रब्ता किया कि ये आपके गवर्नर जनरल ने जो बरतरफ कर दिया। मलका ने कहा कि नहीं, आपका अंदरूनी मामला है, मैं मलका हूं लेकिन मेरा कोई अंदरूनी सियासत से ताल्लुक नहीं है। तो जब इनकी मलका की ताजपोशी हुई तो उस वक्त पाकिस्तान में 4 लाख, उस वक्त के 4,82,000 रुपए खर्च हुए यहाँ पे जो तकारीब हुई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की भी मलका थी ना। तो ये 70 साल के बाद जो दूसरी रस्म हो रही है ताजपोशी की, उसमें अब पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद है। लेकिन ये बात इसलिए बताना ज़रूरी है कि उस वक्त ताजपोशी 70 साल पहले यहाँ पर रसूमात पाकिस्तान में खुशियां मनाई गई थी कि मलका की ताजपोशी हो रही है और बादशाह के जाने का दुख भी था, शोक भी था। अब इसमें एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी शख्सियत लिस्ट में आज देख रहा था वहां पे कि मतलब जॉर्डन के उनके बादशाह अब्दुल्ला मौजूद थे, कतर के अमीर थे, कुवैत की नुमाइंदगी थी वहाँ पे जो है वो, और बहुत सारे ममालिक से लोग पहुँचे हुए थे। तो लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये जो ममालिक हैं ये इनमें से अक्सरियत जो है ये तो 1952 में मलका के दौर में थे ही नहीं, तो ये तो पहली बार जो है वो शिरकत कर रहे हैं। और ना उस वक्त जो है, उस वक्त 2 ही मुल्क थे यहाँ पे आज़ाद मुल्क 1952 में, ये मशरिक़ वस्ता में ना मुत्तहिदा अरब अमारात था ना कतर था, अमीर कतर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन कतर अमीर कतर भी, मतलब कतर ही नहीं था तो अमीर कतर कैसे होते। और इसी तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं था और ओमान भी नहीं था, बहरीन भी नहीं था। तो ये बहुत सारे मतलब इस तरह से आज़ाद रियासतें नहीं थी। ये सारा का सारा बरतानिया था, ये बरतानिया था या फ्रांस था। और बरतानिया, सऊदी अरेबिया आज़ाद हो चुका था 1932 में। सऊदी अरेबिया बहुत करीब था बरतानिया के, क्योंकि
बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ मदद की थी सऊदी अरेबिया की, तो जाहिर है कि सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी वहाँ पे जो शाह इब्न सऊद के साहबजादे शहजादा फहद कर रहे थे। सही, ठीक। और जो बाद में बादशाह बने शाह फहद। और इसी तरह से कुवैत का जो कुवैत की जो रूलिंग फैमिली है आज की सबा फैमिली, या जो बहरीन के खलीफा फैमिली, बाकी अतानी फैमिली कतर के, तो ये जो कबाइल जो थे ये सारे चूंकि बरतानिया के ही ज़ेर तसल्लुत थे, तो ये इनकी नुमाइंदगी मौजूद थी। वही कबाइल आज भी रूल कर रहे हैं, तो उन्हीं कबीलों की वही हैं जो आज भी कतर में, कुवैत में, बहरीन में, लेकिन इनके आबा अजदाद वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे थे। सवाए चंद मुल्कों के जहाँ पर धड़न तख्ता हो गया बादशाहतों का, जैसे इराक में, जैसे और जगहों पे जहाँ पे हाशमी ख़ानदान को शुरू में लाके बरतानिया ने बिठाया था, तो उस वक्त बहुत बड़ा बरतानिया था जब मलका आई, और कोई 39 ममालिक ऐसे हैं जो उनके दौर में आज़ाद हुए। 39 और आज़ाद हुए। अफ्रीका के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज, बहुत सारे मुल्क ख़त्म हुए, सब कुछ। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, बादशाहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कहता है कि होनी चाहिए। इसमें बहस चलती रहती है, बरतानिया में वैसे भी चलती रहती है, इस वक्त भी चल रही है। लेकिन जो शाह चार्ल्स हैं उनके हवाले से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो एक करप्ट पॉलिटिकल एलीट दुनिया भर पे काबिज है, पैसा है इनके पास, ज़ाहिर है दौलतमंद है, बादशाह हैं, लेकिन ये उस जो क्रुक्ड एलीट होती है ना उसका हिस्सा नहीं है। मतलब ये जो है, ये मतलब मिसाल के तौर पे एक अजीब बात, और ये मलका में भी बात, मलका ने अपनी जिंदगी में, मलका एलिज़ाबेथ ने 120 मुल्कों का दौरा किया सवाए एक मुल्क के। अच्छा। और उस मुल्क का नाम, जिसमें मलका एलिज़ाबेथ आज तक नहीं गई, उस मुल्क का नाम है इसराइल। और इसलिए क्योंकि उस वक्त ये 1940 में और उसके बाद 40 की दहाई में सारा इसराइल का मामला, अरब ममालिक, तो मलका ने तमाम जिंदगी इसराइल का दौरा नहीं किया। सही। पहला दौरा जो है वो प्रिंस हेनरी ने गालिबन किया था 2018 में, ये प्रिंस चार्ल्स 2020 में गए थे, लेकिन यह है कि मलका नहीं गई। और इस बात को इसराइल में हमेशा एक अजब अंदाज में देखा गया कि मलका यहां क्यों नहीं आती। बहुत कोशिश की तमाम हुकूमतों ने, 1948 से लेके पिछले साल 2022 तक मलका नहीं आई। पाकिस्तान में 2 दफा आई। अच्छा, सारे दुनिया के मुल्कों का दौरा किया। अब इसमें जो मैं ये कह रहा था कि ये वो जो करप्ट एलीट है, ये उसका हिस्सा नहीं है। और उसकी वजह यह है कि देखिए इतनी पोलराइज दुनिया है, नफरतों भरी दुनिया, जंगें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें आपको ये जो क्वीन और किंग का ऑफिस है ना, खास तौर पे जो इनका, ये आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो है ना, उसको इकट्ठा करते नजर आते हैं। मतलब है कि वहां पर कोई भी वजीर आज़म, बोरिस जॉनसन बैठ जाए, फलाना बैठ जाए, वो कोई पॉलिसियां बना रहे हैं बैठ के, कोई इमिग्रेंट्स के बारे में, कोई नफरतें फैला रहे हैं, कोई सख्त बयानात दे रहे हैं, इवन इराक जंग के खिलाफ, मतलब चार्ल्स वहां पे सख्त खिलाफ थे इराक जंग के। सही। और 1-2 तकारीब ऐसी हुई जिसमें इनसे मुसाफे वगैरह हुआ, तो ये मुसलमानों ये मसाजिद का दौरा कर रहे थे, बल्कि एक दफा ऐसा हुआ कि पता चला कि अरबी सीख रहे हैं। अच्छा। हाँ, कुरान शरीफ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब इनका बिल्कुल, ये जितने लोग भी बरतानिया में रहते हैं उस बात को एंडोर्स करेंगे कि मसाजिद का दौरा, मदारिस का दौरा, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन, इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, बांग्लादेशी, मतलब हर किस्म की आप समझ लेना, कोई यूरोप के लोग, ये हर तरफ जो है ये आपको उनमें एक तरह से मोहब्बत वाला रिश्ता होता है ना, यानी कोई तल्ख बयान नहीं, कुछ नहीं, कोई। तो ये एक होता है कि इतनी पोलराइज दुनिया है ना कि उसमें जब आप देखते हैं कि कोई ऐसी फिक्र, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा बादशाहत की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो इन मुल्कों में जहां कोई दाएं बाजू, कोई बाएं बाजू, तो ये आपको एक ऐसे लोग नजर आते हैं। खासतौर पर ये किंग चार्ल्स जो है, मलका तो
कम, ये 9/11 के बाद वो कम इंटरेक्ट किया उन्होंने, लेकिन जो चार्ल्स हैं ये बहुत ज़्यादा, ये कम्युनिटीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा, कि इस्लामोफोबिया कहीं फैल रहा है तो ये मसाजिद जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कम्युनिटी, तो इनका ये जो रोल है। और आज भी जो पोलराइज है बहुत ज़्यादा माशरा, वो होता है ना कि यूरोप के अंदर राइट विंग मूवमेंट चल रही हैं, तो ये इस तरह की पर्सनैलिटीज़ जो कि चैरिटी के लिए काम कर रही हैं, जो बाकी कर रही हैं, इसे कतई नज़र के वो खर्चा कितना हुआ, वो आज की तकरीब पे खर्चा कितना हुआ, वो 300 मिलियन से ज़्यादा पाउंड्स, लेकिन ये कि वो जो है वो बहरहाल और उसमें जो है वो लेकिन बहरहाल ठीक है, हमारी तरफ से मुबारक तमाम लोगों को, और थोड़ी सी हमें भी मुबारक। वैसे ये 1948 से पैदा हुए थे ना, तो 1956 तक तो ये 1952 के बाद तो ये भी वलीअहद बन गए थे ना, बहरहाल। अच्छा, तो थोड़ा सा रिश्ता बनता है पाकिस्तान से इनका अगर तारीख में देखा जाए तो ये तो आज तकरीब दुनिया भर में दिखाई जाती रही, यहाँ पे मामला होता रहा। लेकिन वो जो मैंने आपसे बात की थी ना, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बहस चली कल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरे पे जयशंकर जी ने वहाँ से किया, आगे किया, पीछे किया। मजमूई तौर पे इतने तल्ख माहौल में, और तलखी इस कदर शदीद है, इस कदर शदीद कशीदगी है इस वक्त पूरी दुनिया में और पूरे खत्ते में, कि इसमें इसी बात की तवक्को की जा सकती थी जो बात जयशंकर जी ने की। और इसके ऊपर वहाँ पर काफ़ी लोग इस वक्त खुल के बोल नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के अंदर भी जाहिर है कि बहुत से मामला, पाकिस्तान में जो है वो तनकीद की गई चंद ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों की तरफ से, उनका हक है बिल्कुल। मजमूई तौर पे ये दौर अच्छा था, सही, इसमें ये अच्छा था। और इतने तल्ख माहौल में आर्टिकल 370 का इशू वहाँ पे छेड़ा, जयशंकर जी ने हाथ नहीं मिलाया तो क्या फ़र्क पड़ा, वो यहाँ आएंगे तो हमने कल भी बात की थी, हम तो मेज़बानी, यहाँ दबाव होगा वैसे बहुत ज़्यादा कि वो आ रहे हैं इंडिया से, तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान मेरा ख्याल से कि आदाब जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे आदाब के तहत अपने मेहमानों को रिसीव करता है। लेकिन दूसरा जो इसमें इशू है वो ये है कि एक मुलाकात वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ब्रेक से वापस आके डॉक्टर साहब पर बात वहाँ एक आप समझें कि एक बड़ा कट्टा खुल गया इस एससीओ के अंदर। अच्छा। ये एससीओ को नजरअंदाज नहीं कर सकती दुनिया की 40% आबादी है एससीओ। सर इंडिया और चाइना है, 40% आबादी, 40% जीडीपी। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा एंटाई अमेरिकन कोई ब्लॉक अगर है तो वो ये एससीओ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रशिया, चाइना, ये ब्रेक एक इतना खौफनाक कट्टा खुला है, वापस आके बात करते हैं जिसकी अभी तक खबर नहीं आई पाकिस्तान। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, भारत में एससीओ के कॉन्फ्रेंस के दौरान जो डेवलपमेंट्स और इवेंट्स हुए उस पर बात कर रहे थे, प्लीज। हाँ जी, एक तो देखिए, ये तो उन्होंने हाथ मिलाया नहीं मिलाया, ये क्या किया, वो ये तो एक पाकिस्तान की तरफ से इश्यूज रेज्ड हुए, ठीक है। लेकिन एक जो स्ट्रेटेजिक सबसे अहम वाकया पेश आया है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और जो कि काफ़ी मेरा ख्याल है कि इसको आप कहें कि ये मल्टीपोलर या बाइपोलर दुनिया, जो भी पोल्स बन रहे हैं इस वक्त, जिनका कोई खदोखाल हमारे सामने नहीं आया, ये उसकी जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। और वो इसलिए कि आप देखें, ये यूक्रेन वॉर से पहले सोवियत दौर में भी भारत सोवियत यूनियन के करीब रहे। आप जो है वो नॉन लाइन मूवमेंट कहें या जो भी कहें, लेकिन यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले भी, जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ, और उसके बाद भी रशिया से बड़े मजबूत ताल्लुकात रहे भारत के। और उसमें असलहा, तेल, S-400 तक वेपन्स, यानी बहुत हाईटेक वेपन्स, तमाम मामला चलते रहे। ता वक्त ये कि यूक्रेन की जंग छिड़ गई। यूक्रेन की जंग जब छिड़ गई तो पाबंदियां लग गई रशिया पे, और लेकिन इंडिया ने फैसला किया कि हमारा ऑयल जो है वो रशिया से आता रहेगा। और पहले ये हुआ कि वो कैस्ता की पाबंदियां लगा देगा अमेरिका, फिर उसके ऊपर
अमेरिकन ने कहा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, खैर है। तो भारत ये सारा सिलसिला करता रहा। लेकिन मसला ये हुआ कि भारत ने तेल तो खरीद लिया, पैसे नहीं दिए। बल्कि ये हुआ कि वहां से जो रशियंस हैं कि अभी पैसे अब रशियंस को कैसे दिए जाएं, तो तय ये हुआ कि जी रशियंस ने अपने मुख्तलिफ बैंक्स वगैरह इंडिया में खोल लिए और इंडिया जो है अपने रुपीज में पैसे जमा करवा देता उन बैंकों में, और वो रशिया के बैंकों की ब्रांचेस थी जो इंडिया में चल रही थी। तो रशिया कोई वारे नहीं खा रहा, मतलब ये कोई उनके लिए कोई ये घाटे का सौदा था ना कि आप मतलब रुपया जो है वो यहां जमा करवा रहे हैं दिल्ली या कलकत्ता या मुंबई के रूसी बैंकों में और वहां से ऑयल ले रहे हैं, या ये कि आप अमाराती दरम्स में पे कर रहे हैं, फिर अमाराती दरम दोबारा रूबल में चेंज हो रहे हैं, तो ये तो डबल एक्सचेंज रेट हो, मतलब डबल ट्रांजैक्शन हो गई ना, रुपए से यूई के दरम में किया, यूई के दरम से उधर रूबल्स में हुआ, तो वो एक मुश्किल था। तो उन्होंने कहा चलें यही डालते हैं, लेकिन वो बात बन नहीं रही थी कि भाई पेमेंट कैसे हो। ठीक है, तो ये मामला जो है ये काफी दिनों से रशिया इसको बैठ के अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर वो देख रहा था कि ये तो हमारे लिए नुकसानदेह है। अच्छा, रशिया जो है वो यानी इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं है, मतलब मजबूत मईशत है। इकोनॉमिक पावर हाउस वो होता है जैसे चाइना है। नहीं, हाँ मैं आपको बता, जैसे चाइना है। इकोनॉमिक पावर हाउस वो है जो ऐसी चीजें बनाए जो दुनिया को बेची जा सके। रशिया वो चीजें बनाता है जो अपनी इकोनॉमी उनकी ठीक है, यानी रशिया में ही रशियंस को किसी चीज की किल्लत नहीं है इस वक्त। लेकिन पावर हाउस वो है कि जो दूसरे मुल्कों को चीजें, उनकी बनी हुई चीजें दूसरे मुल्कों को जाती हैं, जैसे चाइना एग्जैक्टली। तो रशिया जो है अब इंडिया रशिया से क्या खरीदे, तो इंडिया रशिया से खरीद तो, या रशिया को क्या बेचे, ठीक है, यानी रशिया को एक्सपोर्ट क्या करे इंडिया, कुछ भी नहीं, रशिया के पास हर चीज है। तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स कम होती गई और इंपोर्ट्स बढ़ती गई, तेल असलाह, तेल। अब जनाब ये हुआ कि कल एक तारीखी, मैं आपसे कहा ना कि तारीखी अगर कोई ऐलान इस एससीओ समिट में हुआ है तो वो अलामी में नहीं हुआ, बल्कि वो बायलेटरल मुलाकात में हुआ है, सर्जेई लेवरोव और जयशंकर की मुलाकात के दौरान। और वो जो हुआ है ऐलान, राइटर्स की पहली स्लाइड, एक्सक्लूसिव, इंडिया रशिया सस्पेंड निगोशिएशन टू सेटल ट्रेड इन रुपीज, रुपए लेने से इनकार कर दिया है रशियंस ने। जी, उन्होंने कहा इनफ, हमें पैसा रुपयों में नहीं चाहिए भाईजान। दूसरी बात उन्होंने ये कही है, जो ब्लूमबर्ग की स्टोरी है, रशिया सेज इट हैज बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज दैट इट कांट यूज। आपके पास बिलियंस ऑफ रुपीज पड़े हुए हैं, आपके बैंकों में रुपए पड़े हैं, हमें तो रुपल चाहिए भाई। और आगे जो बात कर रहे हैं वो इसकी जो मैंने हाईलाइट की हुई है, लेवरोव सेज कि रशिया नीड्स रुपीज चेंज्ड इनटू अनदर करेंसी। अब वो अनदर करेंसी कौन सी है? पेट्रोयुआन, यानी चाइना ही है ना, और मतलब उनके देखें, चाइना और रशिया के साथ तो आपस में एक ही है ना मामला उनका। अब इंडिया के लिए नया मसला कि ये सस्पेंड हो गया है, यानी ये इसको लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है सस्पेंड, मुअत्तल हो गई ये पेमेंट्स। इसी को यूरेशियन टाइम्स आगे क्या लिख रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है इस मीटिंग से, इंडिया रशिया टाइज नोज डाइव, सबसे ज्यादा इंडिया और भारत के ताल्लुकात खराब हुए आफ्टर S-400 शिपमेंट्स, रशिया कुड नाउ सस्पेंड ऑयल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई आपकी पेमेंट अब हमें नहीं चाहिए रुपयों में, आप इसको थर्ड करेंसी में चेंज कराओ। अच्छा, थर्ड करेंसी कौन सी है एससीओ में, जिसे रशिया युआन। अब ये इंडिया के लिए आप जरा तसव्वुर। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स, रूबल रुपी ट्रेड प्लान बिटवीन रशिया एंड इंडिया हिट्स अ रोड ब्लॉक ओवर कन्वर्जन इश्यूज। रोड ब्लॉक, रुक गया मामला सारा। और इसमें अगर आप ये तवील एक फहरिस्त देखें ना, कि देखें सारे वेपन्स, मैं उस डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाह रहा, हम पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये AEWNC एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये एयर टू सरफेस मिसाइल, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर,
ये BV रैम, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, फाइटर ग्राउंड अटैक। अच्छा, ये सारा जो असला है, ये जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये इंडिया ले रहा है रशिया से। इसकी पेमेंट कैसे हो रही है? इसकी पेमेंट पहले तो डॉलर्स में हो रही थी, अब डॉलर्स की पाबंदी लगी हुई है रशिया पे, तो पेमेंट के तो ये सारा का सारा ये जैम हो गया है। रूबल, वो ऑयल की पेमेंट पहले असले की रुकी हुई थी, अब ऑयल की बंद हो गई। तो ये मेरा ख्याल है एससीओ समिट के अंदर सबसे बड़ी खबर है, जो स्टेटमेंट में नहीं है लेकिन बायलैटरल मुलाकात जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान हुई है, वो ये मुलाकात है। और बैंक्स देखिए दुनिया भर में वैसे ही बंद हो रहे हैं, वो तो जाहिर है मिड साइज बैंक, लोग अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं, बैंक्स क्रैश हो रहे हैं, दूसरे बैंक्स, बड़े बैंक्स उनको खरीद रहे हैं, और ये शेडो बैंक्स बनते जा रहे हैं दुनिया में। इसमें बाद में बात करेंगे कल अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ है। तो बात ये सारी कि अब ये जो पेमेंट्स का इश्यू है, ये एक क्राइसिस है, जो बड़ा क्राइसिस खड़ा हुआ है एससीओ के समिट के दौरान बिटवीन इंडिया और रशिया। और इसमें चाइना देख रहा है, चाइना आराम से ना, क्योंकि चाइना के थ्रू ही रास्ता बनता है ना। और डॉक्टर साहब चाइना के साथ भी तो कोई उस तरह या हमें पैसे ईमानदारी नहीं की। भाई दिया हमें दे दें पैसे, लेकिन मसला है कि हमारे भी तो फिर चेंज होंगे ना, हमारा भी तो रूबल के साथ कोई इशू है ना। बहरहाल तो चाइना के साथ ही बनता है। रशिया भी ये मैसेज देना चाह रहा है कि चाइना के साथ चेंज करवाएं, जैसे बाकी सामान वगैरह मंगवाते हैं। भाई इंडिया और चाइना की तिजारत तो है ना, तो वहां आप पे करें युआन में और हम ले लेंगे उनसे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, इसका मतलब है पेट्रो डॉलर खत्म हो रहा है ना ग्रेजुअली, और ये पेट्रो युआन की तरफ अगर इंडिया भी चला जाता है तो फिर तो एक दुनिया तब्दील हो जाएगी। 40% मैंने कहा ना दुनिया की आबादी एससीओ कंट्रीज में है, और 40% मईशत भी, जीडीपी भी। एक तो ये बात। दूसरी, ये मणिपुर का मसला खराब हो रहा है, और मणिपुर के मामले को मैं इसलिए खराब कह रहा हूं बार बार कि उनकी जो भारत की 1643 किलोमीटर तवील सरहद है म्यांमार के साथ, ठीक है। और ये जो मामला है, जो मैंने कल भी बात की थी और मैं आज इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये मामला, इसके दो रुख हैं। एक मामला ये है कि ये जो मणिपुर है, ये मणिपुर का जो पूरा इलाका है, जो जहां पर चारों तरफ पहाड़ियां हैं और दरमियान में मेथीज हैं, ठीक है। और अगर हम उनके कबाइल को देखें तो दूसरे जो हैं वो नागाज हैं, पहाड़ों पे नागाज भी हैं और ये कुकी ज़ूमी भी हैं। लेकिन ये यहां पर, ये कुछ अर्सा पहले, चंद दिहाइयों पहले तक, एक सदी लगा लें कुछ, यहां पे केंकचिन सल्तनत थी, ठीक है। केंकचिन सल्तनत थी, केंकली पाक जिसे कहते थे, केंकली पाक, ठीक है। और KANGLEIPAC, अगर उसको मैप हम दिखा सकें तो ये जो है ये कई साल तक, ये सदियों तक रही, ठीक है। और ये जो है ये पहाड़ी इलाका, इनका अपना झंडा, अपनी फौज, अपना सारा सिलसिला। और मैंने आपसे कहा ना कि ये चाहते थे, इनका डायलॉग चल रहा था कि हमने इंडिया के साथ जाना है या बर्मा के साथ जाना है। बरतानिया के जेर तसल्लुत इलाका था, तो इनका एक प्रिंसली स्टेट थी मणिपुर। अच्छा, ये जो है, और ये इनका नाम था, ठीक है, केंगली पाक। तो इनके महाराजा की बात चलती रही, वो बहरहाल मामला खराब। अच्छा, अब इशू ये है कि ये पहाड़ियां चारों तरफ, दरमियान में मेथी ट्राइब्स हैं जो कि हिंदू हैं, ठीक है। और जो 42% है, जो कल पाई चार्ट हमने देखा था, 42% है मेथी हैं, और उनके साथ कोई 8% मुसलमान भी हैं। ये दरमियान में है। इनको ये एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया जाए, और इनकी आबादी बहुत ज्यादा है। ये 10% है, वादी 10% है, 90% पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाका मिजोरम, नागालैंड फैला हुआ है, ठीक है। मणिपुर से बाहर निकलते हैं वो पहाड़, उन पहाड़ों पे 10% आबादी है। ये जब सल्तनत थी यहां पे, ये सल्तनत मेथी जो है, ये सल्तनत मौजूद थी, तो यहां पर अंग्रेजों ने कहा कि यार ये नागाज तो रोज आते हैं और यहां पे बर्बादी फैलाते हैं। ये नागा बड़े जंगजू कबाइल, बड़े फटेबाज कबाइली इलाके जो हैं दुनिया भर में, कबाइली इलाकों पे, वो कबाइली इलाके जो पहाड़ों पे रहते हैं, इंसान पहाड़ों पे जाके क्यों रहते हैं लोग? सर्वाइवल। इसलिए कि नीचे मैदान में जंगें हुई, तो जंगों के दौरान जो बागी थे वो पहाड़ों पे चले गए,
जहां पर भी दुनिया भर में पहाड़ों पे लोग आपको बसे नजर आते हैं ना, चाहे वो एल्प्स के पहाड़ हों, चाहे वो कहीं किसी मुल्क में हो, तो उनकी हिस्ट्री ये निकलती है कि उस दौर में फलां बादशाह था, उनकी लड़ाई हुई, और वो लड़ाई के दौरान जो बागी कबाइल थे वो पहाड़ों पे चले गए और वहां से वो हमलावर होते रहे। ये पहाड़ तो पहाड़ी लोग वैसे जरा थोड़े से उनकी तबीयत में ये मिजाज है कि वो जरा जंगजू ज्यादा होते हैं, ठीक है। कहते हैं पहाड़ी आदमी यार गुस्सा खा जाता है, हमारे यहां भी चलती है बात। तो ये जो नागालैंड, जो नागा कबाइल थे, ये हमले करते रहते थे, तो उन्होंने तंग आके बरतानिया वालों ने क्या किया कि कुची कबाइल को, कुची लोगों को और जूमी लोगों को वहां से दूसरी जगह से लाके, बर्मा से लाके यहां पे बसा दिया, वो बफर करें मेथी और नागास के दरमियान, ताकि नागा हमला ना करते रहें। उन्होंने कहा बड़ा जो वो आबाद हो गए। खैर कुछ अरसे के बाद तो कुची और मेथी आपस में मिल गए, लेकिन फिर कुची जो थे उन्होंने कुची लैंड का मुतालबा कर दिया। एक नागा जो थे वो नागालैंड के लिए लड़ने लगे, कुची जो बीच में बसाए थे उन्होंने कहा कुची लैंड होना चाहिए, मैप भी है उसका, एक नक्शा भी है, उन्होंने कहा कुची लैंड होना चाहिए। जो कुची लैंड का मुतालबा किया तो मेथीज की लड़ाई हो गई। ये जितने नागाज हैं पहाड़ पे, ये तो है ना क्रिश्चियंस, सॉरी हिंदू, जो मेथीज हैं, जो पहाड़ी हैं सारे वो हैं क्रिश्चियंस, ठीक है। तो अब मसला क्या है कि एक है यहां पर इशू कबायली, एक है मजहबी, और फिर उसकी डायमेंशंस हैं कि मेथी जो हैं वो भी लड़ रहे हैं, नागाज हैं वो भी इंडिपेंडेंट। मेथी कह रहे हैं हमारी रियासत को आजाद किया जाए। भाईजान हम आपके साथ इसलिए आए थे कि हमें आप शेड्यूल का, ये इनको जो पहाड़ पे 10% लोग रहते हैं, इनको आपने सारी आजादी दी हुई है। अच्छा, बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी को चाहिए वोट है चाहिए हिंदू है मेथी है दरमियान में। तो लड़ाई जो है वो कह रहे हैं कि नागाज ने पहले की, लेकिन आग लगाई जा रही है चर्चों को, क्योंकि नागाज जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। अब उसके नतीजे मेरे ख्याल से यहां तक बात, तो ये फैलता जा रहा है, अब ये नागालैंड में फैल गया है, ये जनाब मिजोरम में लड़ाई हो रही है, और जनाब 60 के करीब लोग मारे गए बीच में, क्योंकि इसके कई इशूज। अच्छा, अब वहां का अगर राइट विंग बिल्कुल उनका जो आरएसएस और बीजेपी के आप देखें ना अखबार, तो आपको इंडिया पोस्ट क्या नजर आएगी, ये 11वीं स्लाइड, ये मैं आपको दिखा रहा हूं बीजेपी के जो राइट विंगर्स के उनके जो अखबार हैं। द बैटल अगेंस्ट हिंदू मेथीज इन मणिपुर इज बीइंग वेज इन नेम ऑफ क्राइस्ट, यानी ये फड्डा वो क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, बीजेपी माइंडेड लोगों का। जस्ट लाइक द ब्रोवर क्लीन्स फ्रॉम मिजोरम, ठीक है। फिर हिंदू पोस्ट लिख रहा है चर्चेज एंड मिलिटेंट ग्रुप्स, यानी चर्चेज और यानी जो क्रिश्चियंस हैं और मिलिटेंट ग्रुप्स को इकट्ठा करके कह रहे हैं अगेंस्ट ऐसी डिमांड ऑफ हिंदू मेथी कम्युनिटी टर्न्स वायलेंट, यानी वो इसको मजहबी रंग दे रहे हैं सर, ठीक है। और फिर हिंदू पोस्ट ही कह रहा है कि द मणिपुर ethno religious tensions spill over to other states even as center takes over law and order machinery। अच्छा, और फिर उसके बाद स्वराज जो मैग जो है इनका, ये भी इनका राइट विंग का बीजेपी का ही, वो कह रहे हैं मणिपुर एथनिक टेंशन स्पिल ओवर टू अदर स्टेट्स एज सेंटर टेक्स ओवर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। तो ये जो मामला है ये फैल रहा है आसपास की रियासतों में, और ये न्यूज़ 18 अभी खबर दे रहा है कि जो 7वीं स्लाइड है कि कोबरा कमांडो मारे गए हैं, SRPF आस्क्ड जवान्स टू लीव, फैमिली के साथ पहुंच जाएं। इंडिया टुडे कह रहा है एरिया सर्वेलेंस शुरू हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि गन्स ड्रग, मैंने कहा था नहीं ये बॉर्डर बड़ा खराब गंदा बॉर्डर है। इसके हल के लिए हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत वहां पर बीजेपी की हुकूमत है ना, मेथीस की हुकूमत है, वो चर्चों में, इसीलिए आप जो खबरें पढ़ रहे हैं वो चर्चों पे अटैक्स हो रहे हैं ना ये, और ये मसला अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। दो वजूहात हैं, एक तो ये कि ड्रग, ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा एक खूबसूरत आर्टिकल, गन्स ड्रग्स रेफ्यूजीज रिप्रेशन रेस्टोरेशन ऑफ, ये जो है ना इंडिया की ईस्ट पॉलिसी तमाम डिपेंड करती है इन रियासतों पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रियासतें हैं जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन जो नेकल से हटके। दूसरी ये है कि इनका सारा जो इनके जो बॉर्डर्स हैं वो आप देखिए ना, बॉर्डर्स के हैं नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, आप जरा इनके बॉर्डर्स देखें ना, तो सारे के सारे जो हैं वो बॉर्डर ऐसे हैं जो हॉस्टाइल बॉर्डर्स हैं, और जिन बॉर्डर्स पे कोई ना कोई क्लैश है। ठीक, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश तो वो भी फटा पड़ा हुआ है, भूटान उधर फटा पड़ा हुआ है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये एक बांग्लादेश, तो
बहरहाल अब ये यहां पर ये क्राइसिस स्पिल ओवर होने के चांसेस हैं, इसलिए जो बीजेपी की हुकूमत है, जो मोदी सरकार है, उनको सारी दुनिया से तवज्जो छोड़ के पहले इधर, क्योंकि ये फैल रहा है मामला, ये फैलता है मामला, तो ये सिर्फ रेफ्यूजीज जो हैं ये सिर्फ नागालैंड नहीं जा रहे, ये रेफ्यूजीज जो हैं ये सिर्फ मिजोरम नहीं जा रहे, ये नई दिल्ली भी आ रहे हैं, क्योंकि वहां खाना जंग की सिविल वॉर है इस वक्त। फॉर और प्रैक्टिस चर्चों को आग लगा दी गई है, सड़कें बंद हैं, कर्फ्यू, एयर सर्वेलेंस हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि ये अगर आप देखें, ये टाइम्स नाउ क्या कह रहा है, 20 स्लाइड, यानी यूएवी आर्मी हेलीकॉप्टर्स बीन यूज्ड फॉर एरियल सर्वेलेंस अलोंग इंडो म्यांमार बॉर्डर। अब देखें बात ये सारी है कि ड्रोन्स और जनाब वहां पर सर्वेलेंस खाकुरी जंगल्स हैं वहां पे, ठीक है ना। तो अब इसमें इशू ये है कि ये इसको कैसे उन्होंने निपटाना है, कैसे इस मामले, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि चाइना के साथ बॉर्डर है, चाइना के साथ बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके जो हाईवेज वगैरह उस पर बात करेंगे, लेकिन स्पिल ओवर होके, और ये अब क्रिश्चियन हिंदू फड्डा पड़ गया, यानी एक वो हिंदू सिख है, एक हिंदू मुसलमान है, एक हिंदू में अपनी बरादरी में रौला डाला हुआ है इन्होंने, ये मोदी सरकार ने, अब एक हिंदू क्रिश्चियन शुरू हो गया जो चर्चिज को आग लगाई जा रही है। ये एक बड़ा क्राइसिस है, इसीलिए देखें हम इसको दो वजूहात के बुनियाद पे देख रहे हैं। एक तो ये कि वेस्ट साइड उनका खराब होके वो तो चाइना के प्रोजेक्ट वो सारा का सारा वहां पे लुकिश पॉलिसी, दूसरा यह है कि इसको यानी ये वहां पर अब चूंकि मजहबी रंग इख्तियार कर गया, ये कबायली मामला भी है लेकिन ये मजहबी भी है, बिल्कुल ठीक है, और इसको फिर दुनिया उठाएगी जल्द। चर्चिज को अगर आपने आग लगा दी, वहां पर चर्चिज जला रहे हैं ये सारा, तो इसको वो उठाएंगे इस मामले को, और ये मामला खराब हो रहा है। साथ ही ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना और रशिया की अब ट्रेड कैसे होती है, डी डॉलराइजेशन का जमाना है ना, ब्रिक्स में से निकल गया जनाब, ब्राजील निकल गया, अब इंडिया पे प्रेशर आ रहा है, बाकी मुल्कों पे आ रहा है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के अंदर चाइना मैसेज ये दे रहा है कि आपका अदम इस्तेकाम खत्म नहीं होगा तो हमारे लिए दुनिया के लिए मसाइल होंगे। IMF कहीं नहीं है दूर दूर तक, सऊदी अरेबिया यूएई के पैसे कहां हैं कोई नहीं जानता, बजट कैसे बनेगा कोई नहीं जानता, इंतखाबात कब होंगे कोई नहीं जानता, 14 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, 14 को इलेक्शन हो रहे हैं मेरे ख्याल है, हो रहे हैं जी, और तुर्की में हो रहे हैं। अच्छा। उस पर कल बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, और नहीं बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, आप नहीं तो क्या खैर वो इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तुर्की के, तैयब एर्दोगन के इलेक्शन बिल्कुल है, तो हाँ तो है ना, इलेक्शन हो रहे हैं ना, उसकी बात की मैंने। फिर उसके बाद जो है ये तो इतनी सारी खराबी में एक बात अच्छी है, अच्छा। सरकारी तौर पे WHO ने आज एक ऐलान किया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा ऐलान है, आप ये देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको बैंक खबर लगाई हुई है, 25 COVID-19 क्राइसिस इज ऑफिशियली ओवर। शुक्र, ओह अल्लाह की पनाह, कितनी जिंदगियां खा गया, कारोबार खत्म हो गए, ट्रैवल एजेंसीज, एजुकेशन, मतलब दुनिया तब्दील हो गई। 2020 मार्च में वो जो सायरन बजना शुरू हो रहे हैं, और उससे लेके अब तक 2023 मई की 6 तारीख को ऐलान हो रहा है कि जी कोविड इज ऑफिशियली ओवर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे नालारी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों फिर दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।